हेलो दोस्तों, ट्रेड इन्वेस्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। उसके बाद हम जो है टाटा केमिकल के एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले ये कि आज से मैंने प्लान किया है कि निफ्टी के एनालिसिस एक सेपरेट वीडियो आया करेगी और स्टॉक के एनालिसिस की एक सेपरेट वीडियो आएगी। निफ्टी की एनालिसिस कोशिश है हमारी कि डेली रहे, और स्टॉक्स के लिए हम हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसा भी मौका मिलेगा हम एनालिसिस करेंगे और एक स्टॉक को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट था, मैंने सोचा सबसे पहले ये बता दिया जाए। अब जो है दोस्तों, टाटा की एनालिसिस करने वाले हैं, टाटा केमिकल की, और देखने वाले हैं कि टाटा केमिकल में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये पॉइंट ऐसा है जहां से मेक और ब्रेक हम जो है कर सकते हैं। तो अगर आप ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो क्या करना है, अगर आपको नई इन्वेस्टिंग करना है तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या आगे के एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, कल की जो एनालिसिस थी, जैसा मैंने बताया था, निफ्टी ने बिल्कुल वैसा बिहेव किया। आज ये वीडियो लोड होने के बाद हो सकता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको दूसरा वीडियो भी देखने मिल जाए निफ्टी एनालिसिस, तो उसको जरूर देखिएगा। और दोनों वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, और कोई कमी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका जो कीमती समय है वो उसकी हम वैल्यू समझते हैं। तो अगर आप इतना कीमती समय 10 मिनट, 15 मिनट आप हमारे लिए देते हैं तो उसको जो है कीमती बनाना हमारा काम है। हम उसकी एनालिसिस जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो भी स्टॉक है या जो भी इंडेक्स है। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। टाटा केमिकल्स जो है उसके फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक चीज दिखाई देगी दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं कि 26,732 करोड़ के आसपास का टाटा केमिकल्स का मार्केट कैप है। और इस वक्त टाटा केमिकल्स लिमिटेड का जो करंट प्राइस चल रहा है 1049 चल रहा है, ठीक है। और हाई बनाया है 1215 का, यानी अभी भी जो है ये लगभग लगभग 20 से 25% डिस्काउंट में मिल रहा है। और 773 के आसपास का 52 वीक लो इसने बनाया है। 1.19% के आसपास जो है कंपनी डिविडेंड देती है। सबसे मजे की जो बात है ना, जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि 13.5%, 13.5 के आसपास का इसका पी है, जो कि 10 ईयर्स का जो है एवरेज पी है। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 13.5 का जो पी है वही 10 साल का एवरेज पी है। 8.4% के आसपास आरओसी है, जो कि निराशाजनक है। 7.58 के आसपास जो है आरओई है टाटा केमिकल्स है, जो कि निराशाजनक है। दोस्तों, ये मैं 20+ रहता है तो मुझे बेटर लगता है। डिविडेंड बेटर है, ठीक है। डेप्ट रेशियो 0.03 है, ठीक ठाक है। बहुत ज्यादा तो डेप्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो आप लोगों से डिस्कस करना था, 1143 ग्राहम नंबर है। आप समझ रहे, 1143। और करंट स्टॉक का प्राइस है 1049, ठीक है। और इंट्रेंसिक वैल्यू 953 के आसपास का है। तो ये तीनों चीजें किसको समझ में आई है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये करंट प्राइस, इंट्रेंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर का जो मैं खेल बता रहा हूं वो क्या है, मुझे आप बताइएगा। और ये तो आपको पता ही है कि दोस्तों, ये लीडिंग कंपनी है इंडिया की जो सॉल्ट के अंदर है, और मल्टीपल चीजें आप वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। वीडियो बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जब जाते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों। एफआईज जो है, यहाँ पे एक और चमत्कार हो रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 31.08% के आसपास दिसंबर 2019 के अंदर जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो जो कि बढ़ के 37.98% हो गई। यानी ये प्रोमोटर्स को पता है कि भाई हमने जो है यहाँ पे 7% होल्डिंग बढ़ाई है, तो हमें अपनी कंपनी पे विश्वास है इसलिए बढ़ाई है। आमतौर पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए आपने देखा होगा, यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 9.80% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग हुआ करती थी 2019 में, जो कि 14.92% हो गई दोस्तों। तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग 5% के आसपास बढ़ाया है। डीआईज ने होल्डिंग कम की है 38.32% और 19.42% किया है इन्होंने। अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग आधा किया। तो डीआईज के दिमाग में क्या है, या इन्होंने पैसा खाली करके क्या माल उठाया है, वो तो हम पता नहीं कर सकते। बट ओवरऑल समझ में ये आता है कि प्रोमोटर्स और एफआई से स्मार्ट डीआईज तो मुझे नहीं लगते। आपको लगते होंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग 20.77 से 27.64%, तो यहाँ पे पब्लिक भी कुछ स्मार्ट दिख रही है, ठीक है। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं टाटा केमिकल का चार्ट।
तो टाटा केमिकल का चार्ट है दोस्तों। इससे पहले जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप जो है जॉब करते हैं और आपको एनालिसिस का वक्त नहीं मिलता है, तो मात्र ये प्रोग्राम आप 50% डिस्काउंट में 3 महीने तक मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं वो देख सकते हैं। और यहां से आप लर्निंग भी ले सकते हैं। बहुत ही डीप एजुकेटेड वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनता है यहाँ पे। 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप जान सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके इसको इनरोल कर लीजिए। और अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो मात्र जो है दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपीज यानी 50% डिस्काउंट में 1000 रुपीज में आप इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो अब इससे बेहतर और आपके लिए क्या चाहिए दोस्तों, वो सोचिए आप। चलिए चलते हैं चार्ट पर टाटा केमिकल के। टाटा केमिकल के चार्ट है, आप देखेंगे कि टाटा केमिकल जो है कोरोना के बाद से कंटिन्यू एक बुल रैली में रहा और यहां से लगभग लगभग इसने जो रिटर्न दिया है, अगर हम यहां से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है इसने। इस लेवल से अगर हम देखें और इस लेवल को ड्रॉ करें, 1 मिनट दोस्तों, यस एग्जैक्टली 527% के आसपास भागा ये। ठीक है, यानी प्राइस जो है 527% के आसपास भागा ये। ठीक है, और 1 मिनट, यहाँ पे जो प्राइस था इसका 200 था और यहाँ पे जो प्राइस था इस वक्त लगभग लगभग 1200 के आसपास। तो यहाँ से 5 गुना हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे इसकी चाल को समझने की कोशिश करें तो जब ये स्टॉक निकलता है तो ये करेक्ट करता हुआ निकलता है। तो ये एक मजबूत चाल कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इतने दिन तक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। ये मजबूत चाल, इस तरह के स्टॉक जो होते हैं वो जो है बहुत स्थिर और मजबूत चाल से चलते हैं। अब हमें जो देखना है कि भाई इतने दिनों से जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक टॉप, दूसरा टॉप, एक तीसरा टॉप, चौथा टॉप, और जब टॉप ये बना रहा था यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था। आप देख पा रहे हैं बेयरिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लेने की जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे था, अब यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, आप देख पा रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार वापस यहाँ आया हुआ है। यही डिटेलिंग हमको देखना है कि यहाँ पे कब तक के रुक सकता है या नहीं रुकेगा तो कहां तक गिर सकता है। तो अगर हम फीबो ड्रॉ करें दोस्तों, तो हमें जो है एक चीज पता चलेगी कि अगर हम टॉप पे जाते हैं तो 38.2% का रिट्रेसमेंट इसने यहाँ किया, अगेन ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आता है, और अगर ये आता है तो यहाँ क्या सस्टेनेबल है। तो अगर हम आरएसआई के हिसाब से देखें तो 31.05 आरएसआई इस वक्त है, जो कि ये दर्शाता है कि भाई ओवरसोल्ड हो चुका है ये। तो अगर ओवरसोल्ड हो चुका है तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे जो है एक बार ये रुके और वापस से बाउंस बैक करे। ठीक है, अगर इसको और फर्दर करेक्शन करना है तो 50% का रिट्रेसमेंट ये करेगा। 50% का रिट्रेसमेंट करेगा तो ये जो गैप है दोस्तों फिल नहीं होगा, इसको 61.8% का करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझिए दोस्तों कि एक बार ये बॉटम बनाया, दूसरी बार बॉटम बनाया, तीसरी बार क्यों यहाँ आया, और अगर आया है तो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है ये जो है यहाँ पर सस्टेन करेगा क्या। तो हमें आरएसआई कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है, तो हो सकता है सस्टेन करे, और कैंडल भी जो बनी हुई है वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। बट एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो है यहाँ पे गैप इसने किया था, तो क्या गैप फिल करने आ सकता है, बिल्कुल आशंका तो है। तो अब करना क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। जो लोग यहाँ लिए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैंने फंडामेंटली बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करके रखे हो तो स्टॉक्स तो अच्छा है, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, पी रेशियो आप एकदम इंटरेस्टिंग वैल्यू के आसपास ले रहे हो। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और करेक्शन आएगा तो बिल्कुल इंट्रेंसिक वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 951 के आसपास आने की इसकी संभावना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को हटा देते हैं और एक डिमांड जोन निकालने की कोशिश करते हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम में निकलता है। तो यहां से देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम हम आगे हैं और यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ में आता है कि भाई ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया एक डिमांड जोन की तरह पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एरिया एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा एरिया, 1020 से लेके और 950 के आसपास का। तो बस यही वो एरिया है जिसमें हमको अपने एक्यूमुलेशन को प्लान करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो सबसे पहले कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, डर लग रहा है कि रिवर्स होने की संभावना है, ऐसा ना माल छूट जाए, तो आप अपने जो है यहाँ पे आप देखिए सेलिंग प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अपने जो कैपिटल को यहाँ पे आप लगभग लगभग एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है, एक पार्ट आप यहाँ एलोकेट करिए, दूसरे पार्ट को ये 50% के रिट्रेसमेंट पे और तीसरे पार्ट को 950 पे, ठीक है। और एसएल आपका जो है डीप रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो एसएल डीप रहेगा आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका एसएल जो है दोस्तों, कम से कम मुझे ऐसा लगता है 780 के आसपास का एसएल रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है। कुछ दिनों बाद जो है, कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि काफी अच्छा इसके अंदर एक बुल रन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो है इस एरिया के अंदर आता है तो बेस्ट एक्यूमुलेशन है। और आपको अच्छा माल पुटअप करना है, इसके अंदर डालना है, तो सबसे बेहतरीन जोन ये रहेगा कि जिस दिन ये यहाँ से ब्रेकआउट करके निकले, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा वीकली टाइम फ्रेम में, तब आपको बाकी का माल डालना रहेगा। अभी आप जो है 3 में से एक पार्ट यहाँ डालिएगा, उससे ज्यादा न डालिए, ठीक है। और मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक एनालिसिस करता हूँ, अपना व्यू देता हूँ। पर्सनल मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर हूँ और मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, और जो है मैं शायद इस एरिया में एक्यूमुलेट भी करूँ, ठीक है। पर मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। और निफ्टी की और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है वो डेली देखते रहिए दोस्तों, उस वीडियो को भी आप सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।